फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए एन अग्रवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर से आज ये इनकम टैक्स की क्लास ले रहा हूँ। पिछली क्लास में इनकम टैक्स के बारे में कुछ जानकारी दी थी। आज मैं इस इनकम टैक्स में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। एक महत्वपूर्ण वर्ड है आय, इनकम। देखिए, जैसा कि आयकर, इनकम टैक्स अपने आप में ही स्पष्ट करता है कि वह कर जो आय पर लगाया जाए उसे हम आयकर कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में यानी आयकर अधिनियम में आय के संबंध में कोई स्पष्ट एवं पूर्ण परिभाषा दी हुई नहीं हुई है, लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 2 सब सेक्शन 24 यानी ब्रैकेट में 24 में उन प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें आय में सम्मिलित किया जाता है। इनके अनुसार रोजी रोटी कमाने के लिए किसी भी साधन से प्राप्त राशि या शुद्ध प्राप्ति को हम आय की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं किसी भी व्यवसाय का लाभ, गेन, लाभांश, मजदूरी, वेतन, दलाली, कमीशन, अनुलाभ को इनकम फ्रॉम सैलरी में अलग से पढ़ाएंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं परक्विजिट्स। लॉटरी से आय, वर्ग पहले से आय, फीस, विभिन्न प्रकार की दौड़, शर्तें, जुए में जीती गई राशि, क्षतिपूर्ति, अनुदान राशि, मकान का किराया, ब्याज से आय, इस तरह की सभी सोर्स ऑफ इनकम को हम आय कहते हैं। आय की विशेषताएं या आय के आधार क्या हैं? आय मुद्रा में हो अथवा मुद्रा तुल्य, यानी जिसका मनी मेजरमेंट हो सके, मुद्रा में जिसका निर्धारण किया जा सके, यानी मुद्रा में हो या मुद्रा तुल्य, उसको हम आय कहेंगे। यानी आय के लिए बेसिक कंडीशंस क्या क्या हैं? आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए, यानी कोई व्यक्ति अपने आप से आय अर्जित नहीं कर सकता, वह बाहर के किसी व्यक्ति से आय होनी चाहिए। कानूनी एवं गैर कानूनी, देखिए इनकम टैक्स एक्ट में आय का कानूनी या गैर कानूनी होना कोई मायने नहीं रखता। यानी यदि कोई गैर कानूनी आय है तो उसे भी हम आय की श्रेणी में लेंगे और उस पर भी टैक्स लगेगा। तो चाहे इनकम यानी आय कानूनी हो, लीगल हो या इलीगल, दोनों ही सिचुएशन में वह टैक्सेबल है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आय में नियमितता होना आवश्यक नहीं है। देखिए, आय में जो नियमितता मतलब रेगुलरिटी हो या नहीं हो आवश्यक नहीं है इसके लिए। रेगुलरिटी है जब तो आय है ही, और यदि इरेगुलर इनकम है तो वो भी आय है। जैसे मान लीजिए आपने कोई लॉटरी से लॉटरी निकल गई आपकी, तो रोज़ाना तो निकलती नहीं है, कभी निकल गई तो वो आय है। इसी तरह से आपको कोई गिरा हुआ पैसा, पड़ा हुआ पैसा मिल गया, वो भी आय की श्रेणी में आएगा। इसी तरह से कोई संपत्ति को बेचने से जो लाभ होता है वह भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, नियमित आय का साधन नहीं है, उसको भी हम आय की श्रेणी में लेते हैं। यानी किसी भी आय के लिए नियमितता का होना आवश्यक नहीं है। विवादास्पद आय पर भी कर लगता है, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी की से आपको आय हो रही है जिस प्रॉपर्टी के जो टाइटल है, उसका ओनरशिप है ना, उसका स्वामित्व है, वो विवादास्पद है। आप कहते हैं वो प्रॉपर्टी आपकी है, कोई दूसरा व्यक्ति कहता है वो प्रॉपर्टी उसकी है, किंतु यदि वो आय उस विवादास्पद प्रॉपर्टी से यदि कोई आय आपको प्राप्त हो रही है तो आपकी इनकम में जुड़ेगी। वैसे छुटकारे को आय नहीं मानते। यानी कहने का मतलब यह है, यदि मान लीजिए कोई आपको मकान का किराया देना था 2 महीने का, 4 महीने का, मकान मानने के लिए नहीं लिया, आपको छोड़ दिया, तो वह आपकी आय नहीं है। तो वैसे यदि कोई छुटकारा मिलता है तो वह आय की श्रेणी में नहीं आता। इस तरह से कोई व्यक्तिगत उपहार यदि किसी को प्राप्त होते हैं तो वह भी आय नहीं है। कुछ परिस्थितियों में छोड़कर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको डिस्कस करेंगे। संभावित आय को आय नहीं मानते।
देखिए संभावित आय का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख रुपए में, आज उसकी वैल्यू 15 लाख हो गई, तो 5 लाख रुपए जो संभावित आय है उस पर कर नहीं लेगा जब तक कि आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे। बेचने के बाद जो आय होगी उसे ही आय मानेंगे। संभावित आय यानी यदि वैल्यूएशन बढ़ गया प्रॉपर्टी का तो वह आय नहीं है। आय प्राप्ति का अधिकार मिलते ही का योग होना, भले ही वास्तव में बाद में प्राप्त हो। कोई ऐसी चीज, ऐसी कोई आय है जो ड्यू हो गई है, रिसीव टू बी, ड्यू टू बी रिसीव्ड, यानी प्राप्ति के लिए देय हो गई लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, तो भी हम उसे आय मानेंगे। जैसे मान लीजिए मार्च का महीना है, मार्च का किराया अभी तक नहीं मिला है हमें, लेकिन मार्च की इनकम में उसको जोड़ेंगे। आय का प्रयोग आय होती है, जबकि आय का मोड आय नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर के लिए अलग से पूछ सकते हैं इसको। एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज इनकम वाइल डाइवर्जन ऑफ इनकम इज नॉट इनकम। यानी मान लीजिए कोई आपने आय अर्जित की और उसमें से आपने कुछ खर्च कर दिया, यानी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी फैमिली के लिए कोई सामान खरीद लिया, आपने पार्टी दे दी किसी को, तो वह आय का प्रयोग कहलाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए कहीं से आय प्राप्त हुई और आप उसमें से आपने 20,000 रुपये खर्च कर दिए। किस लिए खर्च कर दिए? उस आय को अर्जित करने के लिए नहीं, यानी आप अपनी इच्छा अनुसार उस आय में से किसी को पार्टी दे दी या घर वालों के लिए कोई सामान खरीद लिया, तो वह आय का प्रयोग कहलाएगा। तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए पूरी ही टैक्सेबल होगी, न कि 80,000 रुपये। इसी तरह से आय का मोड से मतलब यह है कि यदि जैसे मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल लिखा, कोई लेख लिखा न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, ठीक है, तो वहाँ आपको आपको उसके लिए आपको 50,000 रुपये मिले मान लीजिए, और आपका को ऑथर है, यानी आपके सह लेखक भी है उस लेख को लिखने में, उसको आपने उसका भी नाम उसमें था, लेकिन क्योंकि फर्स्ट नेम आपका था इसलिए आपको इनकम प्राप्त हो गई, है ना। उसमें से यदि आप 20,000 रुपये उसको देते हैं, 30,000 रुपये उसको देते हैं, तो वो आय का मोड कहलाएगी। तो जो नेट आपके पास बचेगा उसमें वही आपकी इनकम है, न कि ग्रॉस इनकम। इसी तरह से मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, प्रोजेक्ट आपने और अपने मित्र के ने मिल करके लिया और उस आपने डिसाइड किया भाई हम 60-40 के रेशियो में इनकम को बांटेंगे, 50-50 के रेशियो में बांटेंगे, है ना, और इनकम पूरी एक बार आपको प्राप्त हो गई। तो जो उस इनकम में से यदि किसी को साथ शेयर करोगे आप, तो वह आय का मोड है और वह टैक्सेबल नहीं है, वो आपकी इनकम में से लेस हो जाएगा। इसी तरह धर्मार्थ, गौशाला आदि के संबंध में यदि कोई प्राप्ति है ना, वो भी आय नहीं है। घर खर्च के लिए प्राप्त राशि में से बचाई गई राशि आय नहीं है। यानी जैसे किसी महिला को उसके हस्बैंड पर मंथ 20,000 रुपये खर्च के लिए देते हैं और उसमें से वो 5,000 रुपये बचा लेती है ना, तो वो 5,000 रुपये उसने जो सेविंग की है वो उसकी इनकम नहीं है, पिन मनी कहलाती है वो। पिन मनी इज नॉट इनकम। एक नेक्स्ट डेफिनेशन है व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से धारा 231 में 2 सबसेक्शन 31 में स्पष्ट किया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कुल मिलाकर 7 तरह के व्यक्ति होते हैं, है ना, 7 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होता है एक व्यक्ति, एन इंडिविजुअल। इसमें कोई भी व्यक्ति विशेष, है ना, चाहे वो किसी भी तरह का वयस्क है, अवयस्क है, स्त्री है, पुरुष है, पागल है, तो उसको हम एक व्यक्ति की कैटेगरी में लेते हैं। एक हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको भी एक अलग व्यक्ति के रूप में अपन लेते हैं, पर्सन। व्यक्ति को अपन इंग्लिश में कहते हैं पर्सन, और व्यष्टि, एक व्यष्टि वो इंडिविजुअल। यानी पर्सन तो कई तरह के 7 तरह के होते हैं, उनमें से एक क्या होता है, एक व्यष्टि है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल। दूसरा है HUF, तीसरा है कंपनी। कंपनी फॉर्म में यदि कोई ऐसा वो है ना, वो ऐसा सॉरी उसको अपन कहेंगे पर्सन, तो उसको हम कंपनी कहेंगे। और फर्म, पार्टनरशिप फर्म के रूप में यदि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को हम फर्म कहेंगे। और एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सहकारी समिति, क्लब को हम इस कैटेगरी में लेते हैं। और एक होता है लोकल अथॉरिटी, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, पोर्ट ट्रस्ट, इन सबको हम लोकल अथॉरिटी के रूप में लेते हैं। प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति, जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यूनिवर्सिटीज़ को इस कैटेगरी में रखते हैं। तो कुल मिलाकर 7 तरह के पर्सन हुए इनकम टैक्स
एक्ट में इन सातों को पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल 3 तरह के असेसमेंट करेंगे, इंडिविजुअल का, HUF का और पार्टनरशिप फर्म का। कंपनी का हम नहीं करेंगे असेसमेंट, ये हायर क्लास में एमकॉम में आपको पढ़ाया जाता है या ऑनर्स की क्लासेस में पढ़ाया जाता है। पास कोर्स में हम केवल 3 तरह के असेसमेंट कराएंगे आपको। इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कहलाएगा, असेसमेंट ऑफ HUF कहलाएगा और असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है करदाता, असेसी, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट है 1 नंबर की डेफिनेशन के लिए। एक करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं, क्या, एक करदाता उस व्यक्ति को कह देते हैं जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि इनकम टैक्स यानी आयकर अधिनियम के अंतर्गत देय हो, है ना। कोई करदाता, करदाता का मतलब करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि आयकर अधिनियम के अंतर्गत देय है, उसको हम असेसी कहते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ डेफिनेशन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।